एक तरफ 22 साल का एक नौजवान जो यूनाइटेड नेशन में दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों को सुलझा रहा था, और दूसरी तरफ वही इंसान जिस पर भारत की राजनीति के सबसे गंभीर विवादों में से एक का आरोप लगा। यह कहानी है डॉक्टर शशि थरूर की, एक ग्लोबल थिंकर से लेकर एक इंडियन लीडर तक के उनके सफर की, जिसमें कामयाबियां हैं, विवाद है और एक कभी ना खत्म होने वाली बहस है। यह कहानी उस शख्सियत की है जिसने अपनी अंग्रेजी से भारत में थरूर रॉ रस जैसे शब्द को जन्म दिया, लेकिन जिनकी जिंदगी एक ऐसी खुली किताब है जिसे कुछ पन्ने बहुत चमकदार है और कुछ बहुत धुंधले। आखिर क्या है इस डिप्लोमेट, राइटर और लीडर की असली कहानी? चलिए समझते हैं। शशि थरूर की कहानी 9 मार्च 1956 को लंदन में एक मलयाली नायर परिवार में शुरू होती है। उनके पिता चंदन थरूर लंदन से लेकर मुंबई, कोलकाता और दिल्ली तक कई शहरों में काम कर चुके थे। इस वजह से बचपन से ही थरूर को एक शहर से दूसरे शहर और एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ढलने की आदत हो गई। उनका जन्म भले ही लंदन में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण पूरी तरह से भारतीय ट्रेडिशन में हुआ। स्कूल के दिनों में ही उनका टैलेंट साफ साफ दिखने लगा था। सोचिए, उन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था और उनकी पहली कहानी 10 साल की उम्र में मुंबई के अखबार द फ्री प्रेस जर्नल के संडे एडिशन में छपी थी। 11 साल की उम्र तक आते आते उनका एक एडवेंचर नॉवल ऑपरेशन बिलोज मैगजीन में सीरीज के रूप में छप रहा था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली धूम उन्होंने कॉलेज में मचाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टेफेंस कॉलेज से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनके प्रोफेसर्स और क्लासमेट्स उनके तेज दिमाग, बेखौफ आवाज और गजब की डिबेट करने की कला से हैरान थे। लेकिन थरूर के सपने सेंट स्टेफेंस के कैंपस से कहीं ज्यादा बड़े थे। वो दुनिया को समझना चाहते थे और उस पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। इसी ख्वाहिश ने उन्हें अमेरिका की टर्फ यूनिवर्सिटी के द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी तक पहुंचाया। यहाँ उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में अपनी पढ़ाई पूरी की और नतीजा भी ऐसा आया जैसा किसी ने सोचा नहीं था। सिर्फ 22 साल की उम्र में शशि थरूर ने अपनी पीएचडी पूरी कर ली। वे उस समय फ्लीचर स्कूल के इतिहास में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले सबसे कम उम्र के इंसान बन गए। यह एक ऐसी अचीवमेंट थी जिसने दुनिया भर के एकेडमिक सर्कल में उनका लोहा मनवा दिया। इस दौरान उन्होंने न केवल पढ़ाई की, बल्कि द फ्लेचर फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के नाम का एक जर्नल भी शुरू किया और उसके पहले एडिटर बने। यही वो दौर था जब उनकी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी और उनकी वर्ल्ड फेमस बोलने की कला की नींव रखी जा रही थी। उन्हें पता था कि शब्दों में कितनी ताकत होती है और इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, यह उन्हें बचपन से ही आ गया। उनका एजुकेशनल सफर इस बात का सबूत था कि यह नौजवान आम नहीं है। यह एक ऐसा टैलेंट है जो वर्ल्ड स्टेज पर चमकने के लिए तैयार था और अगला पड़ाव था दुनिया के सबसे बड़ी पंचायत, यूनाइटेड नेशन। साल 1978 अपनी पीएचडी पूरी करते ही 22 साल के डॉक्टर शशि थरूर ने यूनाइटेड नेशन में कदम रखा। उनका करियर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज UNHCR के एक कर्मचारी के तौर पर जेनेवा में शुरू हुआ। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन था। जल्द ही उन्हें इस मिशन की गंभीरता का एहसास हुआ जब 1981 में उन्हें सिंगापुर में UNHCR ऑफिस का हेड बनाकर भेज दिया गया। यह वो दौर था जब वियतनामीज बोट पीपल का संकट चरम पर था। हजारों लोग अपनी जान हथेली पर रखकर समंदर के रास्ते वियतनाम से भाग रहे थे। थरूर ने इस रिफ्यूजीज को बचाने और उन्हें फिर से बसाने के काम को लीड किया। उनकी लगातार मेहनत और अनोखी समझदारी से हजारों जानें बच गई। यह उनके करियर का एक अहम मोड़ था जिसने उन्हें जमीनी स्तर पर डिप्लोमेसी और मानवीय संकट की हकीकत से रूबरू कराया। यूनाइटेड नेशन में उनका कद तेजी से बढ़ने लगा। वो अपनी काबिलियत, मेहनत और कम्युनिकेशन स्किल के दम पर एक के बाद एक कामयाबी हासिल करते गए। 1989 में उन्हें न्यूयॉर्क में अंडर सेक्रेटरी जनरल स्पेशल पॉलिटिकल अफेयर का स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया। जब कोल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन के पीस मिशन तेजी से बढ़ रहे थे, थरूर उसके अहम हिस्सा थे। उन्होंने पूर्व यूगोस्लाविया जैसे मुश्किल इलाके में पीस ऑपरेशन को संभाला। साल 1996 में उनकी किस्मत ने एक और मोड़ लिया जब उन्हें उस समय के यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन बनाया गया। कोफी अन्नान जैसे डिप्लोमेट के मातहत काम करना उनके लिए एक मास्टर क्लास जैसा था।
थरूर जल्द ही अनान के सबसे भरोसेमंद साथी में से एक बन गए। इसी विश्वास का नतीजा था कि 2002 में उन्हें अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के पद पर नियुक्त किया गया। इस रोल में उनकी जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाना और इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की छवि को दुनिया भर में बेहतर बनाना था। उन्होंने 9/11 हमलों के बाद इस्लामोफोबिया पर पहला यूनाइटेड नेशन सेमिनार आयोजित किया। यूनाइटेड नेशन में लगभग 29 साल बिताने के बाद थरूर अपने करियर की ऊंचाई पर थे। फिर आया साल 2006। कोफी अन्नान का कार्यकाल खत्म हो रहा था और दुनिया के अगले सेक्रेटरी जनरल की खोज शुरू हो चुकी थी। भारत सरकार ने इस पद के लिए शशि थरूर को अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया। थरूर इस दौड़ में एक मजबूत दावेदार थे। उनका अनुभव, उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ और उनकी ग्लोबल अपील उनके पक्ष में थी। लेकिन आखिर में वह दक्षिण कोरिया के बैन की मून से पीछे रह गए और दूसरे नंबर पर आए। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। यूनाइटेड नेशन में लगभग 3 दशक बिताने के बाद सेक्रेटरी जनरल ना बन पाना एक तरह से उनके यूनाइटेड नेशन करियर का अंत था। उन्होंने 2007 में इस वैश्विक संस्था को अलविदा कह दिया। एक शानदार ग्लोबल करियर का अंत हो चुका था, लेकिन एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जिसका मंच अब न्यूयॉर्क या जेनेवा नहीं बल्कि नई दिल्ली में होने वाला था। यूनाइटेड नेशन से इस्तीफा देने के बाद शशि थरूर के पास कई रास्ते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उस राह को चुना जो उनके दिल के सबसे करीब थे, लिखने की राह। थरूर के लिए लिखना सांस लेने जैसा है। वह बचपन से लिख रहे थे और आज तक वो 2 दर्जन से भी ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, जिसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों शामिल हैं। उनकी पहली बड़ी और मशहूर किताब थी द ग्रेट इंडियन नॉवल, जो 1989 में पब्लिश हुई। इस किताब में थरूर ने महाभारत को मॉडर्न इंडिया पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पेश किया। यह एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था जिसने उन्हें लिटरेरी वर्ल्ड में एक अलग पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने 1992 में शो बिजनेस जैसी किताबें लिखी, जिस पर बॉलीवुड नाम की एक फिल्म भी बनी। उनकी किताब राइट, जो उन्होंने 2001 में लिखी थी, उसमें हिंदू मुस्लिम रिश्तों की मुश्किलों को बड़े ही सेंसिटिव तरीके से दिखाया। लेकिन उनकी असली पहचान एक नॉन फिक्शन राइटर के रूप में बनी। थरूर की लेखनी का जादू सिर्फ उनकी किताबों तक ही सीमित नहीं था। उनकी अंग्रेजी पर पकड़ और उनकी बड़ी वोकैबुलरी ने उन्हें सोशल मीडिया का एक अनोखा स्टार बना दिया। जब वह ट्विटर पर फेरागो ऑफ डिस्टॉर्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते तो लोग डिक्शनरी खोलने में मजबूर हो जाते। उनके इस अंदाज ने उन्हें थरूर रॉ रस का उपन्यास दिया। वह पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती नेताओं में से एक थे। उनकी भाषा, उनके तर्क और उनका ग्लोबल एक्सपीरियंस उन्हें एक आम नेता से अलग करते हैं। उनकी छवि एक ग्लोबल इंडियन आइकन की बन चुकी थी, लेकिन इस ग्लोबल इंडियन आइकन के अंदर एक और शख्सियत पनप रही थी, जो अब दुनिया के मुद्दे सुलझाने के बाद अपने देश के मुद्दे सुलझाना चाहता था। साल 2007 में यूनाइटेड नेशन से इस्तीफा देकर जब शशि थरूर भारत लौटे तो सबके मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? जवाब मिला 2009 में, जब थरूर ने सबको हैरान करते हुए भारतीय राजनीति में कदम रखने का ऐलान किया। उन्होंने कांग्रेस को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी आइडियोलॉजी पार्टी के सबसे करीब है। वह पार्टी के नेहरूवियन, सेक्युलर और इंक्लूसिव विचारों से प्रभावित थे। कांग्रेस ने उन्हें केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से 2009 के लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। एक बड़ी चुनौती थी। उनका केरल से सीधा संबंध उनकी फैमिली रूट्स के अलावा ज्यादा नहीं था। उनके ओपोनेंट ने उन पर इलाइट आउटसाइडर होने का आरोप लगाया। थरूर ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी ग्लोबल छवि को एक तरफ रखा और तिरुवनंतपुरम की गलियों में उतर गए। उनका करिश्मा और उनके नए ढंग से सोचने का अंदाज लोगों को, खासकर युवाओं और शहरी वोटरों को भा गया। नतीजा सबके सामने था। जब 2009 के चुनाव के नतीजे सामने आए तो शशि थरूर ने लगभग 1 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। इलाइट आउटसाइडर का आरोप धरा का धरा रह गया और थरूर भारत की पार्लियामेंट में पहुंच गए। जीत के तुरंत बाद उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेशनल रिलेशंस में बिताई थी, उसके लिए यह एक परफेक्ट रोल था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ उनके हिस्से में चल रहा है, लेकिन राजनीति की राहें अक्सर कांटे भरी होती है। जल्द ही उन्हें इनका एहसास होने लगा था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में थरूर ने अपने कामों की शुरुआत बड़े जोश के साथ की।
लेकिन जितनी तेजी से उनका राजनीतिक ग्राफ ऊपर जा रहा था, उतने ही तेजी से विवाद उनका पीछा करने लगे। पहला बड़ा विवाद उनके ट्विटर हैंडल से पैदा हुआ। एक बार सरकारी खर्चों में कटौती के बीच एक फ्लाइट में सफर करते हुए उन्होंने मजाक में कैटल क्लास शब्द का इस्तेमाल कर दिया। यह ट्वीट आग की तरह फैल गई। विरोधी दलों और मीडिया ने इस पर हंगामा कर दिया। उन पर आरोप लगा कि वह आम आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। थरूर को माफी मांगनी पड़ी। यह उनके लिए पहला सबक था कि राजनीति में हर शब्द को कितना नाप तौल कर बोलना पड़ता है। लेकिन इससे भी बड़ा तूफान आना अभी बाकी था। साल 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की नई टीम कोची टस्कर केरला को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। आरोप लगे कि इस टीम की मिल्कियत में शशि थरूर की उस समय की दोस्त और बाद में पत्नी बनी सुनंदा पुष्कर को स्वीट इक्विटी के रूप में हिस्सेदारी दी गई थी। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला माना गया और थरूर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा। ये विवाद इतना बढ़ा कि अप्रैल 2010 में मंत्री बनने के 1 साल से भी कम समय में थरूर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 2 साल बाद 2012 में उनकी सरकार में वापसी हुई। उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बनाया गया। लेकिन उनके राजनीतिक करियर की असली परीक्षा 2014 के आम चुनावों में हुई। पूरे देश में मोदी लहर थी और कांग्रेस बुरी तरह हार रही थी। ऐसे माहौल में थरूर का जीतना बहुत मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने फिर से सबको गलत साबित कर दिया और लगभग 15,700 वोटों के अंतर से अपनी सीट बचा ली। ये जीत उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी का सबूत थी। इसके बाद उन्होंने 2019 और 2024 में भी जीत हासिल की और लगातार 4 बार तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद चुने गए। भले ही उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन थरूर एक मजबूत ऑपोजिशन की आवाज के रूप में संसद में अपनी जगह बनाए हुए हैं। वर्तमान में वह पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरमैन हैं। थरूर का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने सत्ता की ऊंचाई भी देखी है और विवादों का अंधेरा भी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा विवाद भी आया जिसने उनकी राजनीतिक ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनल जिंदगी को भी हिला कर रख दिया। शशि थरूर की पर्सनल लाइफ हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी में रही है। 2010 में थरूर ने दुबई बेस्ड बिजनेस वुमेन सुनंदा पुष्कर से शादी की। यह एक हाई प्रोफाइल शादी थी जो मीडिया में बहुत छाई रही। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक तूफान पल रहा था। जनवरी 2014 में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल से अचानक खबर आई कि सुनंदा पुष्कर अपने कमरे में मृत पाई गई है। यह खबर आग की तरह फैल गई। शुरुआत में इसे सुसाइड माना गया, लेकिन जल्द ही इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। सुनंदा की मौत से ठीक पहले उनका एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ ट्विटर पर झगड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने थरूर पर अफेयर का आरोप लगाया था। मीडिया में इस मामले को लेकर एक तूफान खड़ा हो गया। तरह तरह की थ्योरीज चलने लगी। थरूर, जो उस समय एक केंद्रीय मंत्री थे, अचानक शक के घेरे में आ गए। पुलिस जांच शुरू हुई और मामला तब तक गंभीर हो गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग ओवरडोज की बात सामने आई। यह थरूर के लिए उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। एक तरफ वो अपनी पत्नी को खो चुके थे और दूसरी तरफ उन्हीं पर उनकी मौत के लिए उंगलियां उठ रही थी। यह केस कई सालों तक चला। 2018 में दिल्ली पुलिस ने थरूर पर इंडियन पैनल कोड की धारा 498A पति द्वारा क्रूरता और 306 सुसाइड के लिए उकसाना के तहत आरोप तय किए। लंबी कानूनी लड़ाई और मीडिया ट्रायल के बाद आखिरकार अगस्त 2021 में दिल्ली की एक अदालत ने शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं होता। थरूर ने इस फैसले पर राहत की सांस लेते हुए कहा कि यह 7.5 साल की असॉल्ट टॉर्चर का अंत था। इस पूरे विवाद ने उनके इमेज पर एक गहरा दाग लगाया, लेकिन इस दौरान उनकी कंसिस्टेंसी के लोगों ने उन पर विश्वास बनाए रखा। इस मामले ने उनकी निजी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया और उनकी सार्वजनिक छवि में एक और कॉम्प्लेक्स लेयर जोड़ दी। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी शशि थरूर ने कभी भी अपनी अलग राय रखने से परहेज नहीं किया। उन्हें अक्सर एक ऐसा इंसान कहा जाता है जो भीड़ से अलग अपने रास्ते पर चलता है। उनका यह अंदाज उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। कई मौके पर उन्होंने अपनी ही पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए। जहां एक तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहती है, वहीं थरूर ने कई बार मोदी सरकार के कुछ कामों
जैसे स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ भी की है। एक पूर्व डिप्लोमैट होने के नाते वह हर मुद्दे को पार्टी पॉलिटिक्स से ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट के जरिए से देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी नेशनलिज्म और मोदी सरकार के कुछ फैसले को भी उन्होंने खुलकर तारीफ की है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी आइडियोलॉजिकल नजदीकी की बातें बढ़ जाती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बीजेपी के करीब जाने की कोशिश नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट और इंटेलेक्चुअल लीडर की इमेज बनाने की स्ट्रैटेजी है। थरूर खुद को सिर्फ आंखें मूंद कर विरोध करने से अलग दिखाते हैं, जो केरल और राष्ट्रीय दोनों ही ऑडियंस के बीच उन्हें एक खास पहचान दिलाता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई साफ संकेत नहीं कि वह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में बदलाव संभव होते हैं, इसलिए यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पेक्युलेशन है, कंफर्म रियलिटी नहीं। उनका यह नजरिया उन्हें अपने ही पार्टी के अंदर, खासकर केरल कांग्रेस में, कभी कभी अलग थलग कर देता है। उनकी इस अलग पहचान का सबसे बड़ा उदाहरण 2022 में देखा गया, जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। वह गांधी परिवार के सपोर्टर्स वाले उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ खड़े हुए। वो जानते थे कि उनकी जीत मुश्किल है, लेकिन उनका कहना था कि वह यह चुनाव पार्टी के एक नए सोच लाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वह पार्टी के स्टेटस क्यू को चैलेंज करने से नहीं डरते। तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 लोकसभा चुनाव जीतना यह साबित करता है कि शशि थरूर ने अपनी कंसिस्टेंसी में गजब की पकड़ है, खासकर शहरी, पढ़े लिखे और युवा वोटर्स के बीच। लेकिन इस सफलता के बाद भी केरल की राजनीति में उन्हें आज भी एक हद तक बाहरी के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, उनका ग्रास रूट पॉलिटिक्स से सीधा जुड़ाव कभी नहीं रहा। वह पार्टी के कैडर सिस्टम से ऊपर नहीं उठते हैं। केरल कांग्रेस के कई पुराने नेता उन्हें दिल्ली से थोपा गया नेता मानते हैं। दूसरा, उनका पार्टी की नीति से हटकर सोचना, बोलना अक्सर केरल कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। एक दौर में ऐसी चर्चाएं तेजी थी कि 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में शशि थरूर यूडीएफ का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं, लेकिन लोकप्रियता को देखते हुए माना जा रहा था कि वह एलडीएफ को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन पार्टी के भीतर की गुटबाजी और उनकी बाहरी छवि के चलते यह चर्चाएं अब शांत पड़ चुकी है। उनकी स्थिति अजीब है। वह अपनी कंसिस्टेंसी में बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में पार्टी संगठन उन्हें पूरी तरह से अपनाने में संकोच करता है। यह उनके करियर का एक कॉन्ट्राडिक्शन है। जिस इंसान को वर्ल्ड स्टेज पर इतना सम्मान मिला, वह अपने ही राज्य की राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो शशि थरूर के इस सफर पर आपकी क्या राय है? क्या वह एक ग्लोबल आइकॉन है जिन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए था, या एक ऐसे नेता हैं जिनकी भारत को जरूरत है? क्या पार्टी से उनकी अलग राय उनकी बहादुरी या मौका परस्ती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही डिटेल्स एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आखिरकार शशि थरूर है कौन? एक डिप्लोमेट, एक राइटर, एक लीडर, या इन सब का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर? उनका सफर यूनाइटेड नेशन के गलियारों से गुजरता हुआ भारतीय राजनीति के शोर शराबे में पहुंचा। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें कामयाबी की ऊंचाइयां हैं तो विवादों की गहरी खाई भी। एक तरफ वो शशि थरूर हैं जिन्होंने 22 साल की उम्र में पीएचडी की, 29 साल यूनाइटेड नेशन में देश का नाम रोशन किया और सेक्रेटरी जनरल के पद तक पहुंचे। एक तरफ वो शशि थरूर हैं जिन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता और ऑक्सफोर्ड में खड़े होकर ब्रिटिश एम्पायर की धज्जियां उड़ा दी। उनकी भाषा, उनका ज्ञान, उनकी बोलने की कला उन्हें ग्लोबल इंडियन आइकॉन बनाती है। और दूसरी तरफ वह शशि थरूर हैं जो भारतीय राजनीति के चक्रव्यूह में फंसे हुए लगते हैं, जो आईपीएल विवाद में मंत्री पद गंवाते हैं, जिनका निजी जीवन सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद एक मीडिया ट्रायल बन जाता है, और जो अपनी ही पार्टी में बाहरी माने जाते हैं। तो उनकी लेगेसी क्या होगी? शायद उनकी विरासत इसी दोहरेपन में है। उन्होंने साबित किया कि राजनीति सिर्फ जाति और धर्म तक सीमित नहीं है, यह विचारों और ग्लोबल विजन पर भी आधारित हो सकती है। उन्होंने भारत के युवाओं को यह सिखाया कि एक नेता इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। हाँ, उन्होंने गलतियां की है। ट्विटर पर हुई उनकी भूलें और उनके जीवन से जुड़े विवाद उनकी छवि का हिस्सा हैं। लेकिन इसके बाद भी शशि थरूर एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते।
वो एक ऐसी आवाज है जो सुनी जाती है। वह ग्लोबल थिंकर भी हैं और भारतीय नेता भी। और इन दोनों पहचानों के बीच का उनका सफर ही उनकी असली कहानी है। धन्यवाद।